नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम चर्चा कर रहे थे एकात्मक एवं संघात्मक राज्यों के बारे में। अब तक हमने जो पढ़ा वह एकात्मक राज्य क्या होते हैं, संघात्मक राज्य क्या होते हैं, एकात्मक राज्य के प्रकार आदि के बारे में पढ़ा तथा संघात्मक राज्य में आज हम पढ़ेंगे संघात्मक राज्य के प्रकार। ब्लीच ने चूँकि 3 प्रकार के राज्य बताए हैं संघात्मक राज्य: आपसी लाभ पर आधारित संघात्मक राज्य, समन्वय या समझौते पर आधारित संघात्मक राज्य, और तीसरा है केंद्रीकृत एवं आरोपित संघात्मक राज्य। जो आपसी हित पर आधारित संघात्मक राज्य होते हैं वह या तो ऐसी स्टेट्स में पाए जाते हैं जहाँ एक ही प्रकार की जाति अथवा भाषा के लोग रहते हैं, तो दूसरों में विविध क्षेत्रीयता वाले लोग रहते हैं, किंतु दोनों में ही कभी कभी आपसी हित इस प्रकार आपस में जुड़ जाते हैं कि वे संघात्मक स्वरूप अपना लेते हैं। कभी कभी उन्हें विदेशी आक्रमण का भय होता है, तो कभी आंतरिक कलह और अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने का। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक ही भाषा और समुदाय के निवासी हैं, किंतु उन्हें प्रशांत महासागर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए संघात्मक राज्य को अपनाना पड़ा है। दूसरी ओर कनाडा एक ऐसा संघात्मक राज्य है जहाँ राज्य की जनसंख्या में विविधता तो पाई ही जाती है, साथ ही 2 अलग अलग प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं और क्षेत्रीय विविधताएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। साथ ही इन्हें सुरक्षा भी चाहिए और आर्थिक विकास भी। तो ये जो स्वरूप हैं वह संघात्मक राज्य से ही संभव है। तो इस प्रकार जो कनाडा में संघात्मक राज्य जो अपनाया गया है वह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जो अपनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया में चूँकि एक ही जाति के समुदाय रहते हुए भी चूँकि प्रशांत महासागर से सुरक्षा के कारण यह संघात्मक स्वरूप अपनाया गया है, तो कनाडा में जो संघात्मक स्वरूप अपनाए जाने का कारण है कि विविध जाति विविधता होने के कारण, विभिन्न भाषाएं बोली जाने के कारण भी तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर संघात्मक राज्य, आपसी हित पर आधारित संघात्मक राज्य स्थापित हैं। इसी तरह से जो दूसरा जो राज्य है वह है संघात्मक राज्य, वह है समन्वय या समझौते पर आधारित संघात्मक राज्य। कुछ संघीय राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर वहाँ के निवासियों ने अथवा स्वयं राज्यों ने इस स्वरूप को अपनाया है, जैसे कि नाइजीरिया एवं भारत। दोनों ही देश, नाइजीरिया और भारत दोनों ही एक औपनिवेशिक राष्ट्र रहे हैं। नाइजीरिया जो कि जिसका प्रारंभिक जो संघीय स्वरूप है वह औपनिवेशिक ब्रिटिश काल तथा स्थानीय नेताओं ने स्वीकार किया तथा 1954 में इसे क्रियान्वित किया था। नाइजीरिया में 3 मुख्य स्थल हैं, मूल स्थल हैं। साथ ही यहाँ जातीय विविधताएं भी हैं, अनेक आदिवासी जनजातियां भी निवास करती हैं जिनकी द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी अलग अलग तरह की हैं। यहाँ स्वतंत्रता के पश्चात गृह युद्ध की दशाएं भी उत्पन्न हो गई, जिन्हें कठिनाई से शांत किया गया तथा देश को 12 प्रदेशों में विभक्त कर संघीय स्वरूप दिया गया। इसी तरह से भारत पर यदि हम देखें कि भारत में किस तरह का संघीय स्वरूप है, तो यह अपने आप में विशिष्टता लिए हुए। कैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो यहाँ लगभग 562 प्रकार के छोटी बड़े रियासतें थी, राज्य थे। इनमें विविध तरह की क्षेत्रीय विविधताएं भी थी, विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अनेक धर्म भी प्रचलित हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ समन्वय अधिक कठिन कार्य था, लेकिन कुशलता से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, केंद्र शासित राज्य बनाए गए, केंद्र को शक्तियाँ प्रदान की गई तथा राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए। राज्यों का जो पुनर्गठन था उसका आधार भाषा को बनाया गया, जिसके कारण अनेक विवाद भी उत्पन्न हुए। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि जो मुंबई जो था, बम्बई राज्य जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, बम्बई राज्य बाद में विभाजित होकर के गुजरात और महाराष्ट्र में विभक्त हुआ। पंजाब को हरियाणा और पंजाब के रूप में, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में, और उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रूप में, और बिहार को बिहार और झारखंड के रूप में नवीनतम राज्य बनाए गए और नवीन राज्य बनाए गए। और जो नवीनतम जो बिल्कुल राज्य है वह है आंध्र प्रदेश, जिसको विभाजित करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राष्ट्र बनाया गया। इसी तरह से अभी हाल ही में हम देखें 2019 में
जम्मू कश्मीर राज्य को विभक्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पूर्व में जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए हैं, जैसे कि लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। अभी भी यदा कदा अलग अलग राज्यों में नए राज्यों की मांग उठती रहती है, अलग अलग क्षेत्रों में नए राज्यों की मांग उठती रहती है तथा नए राज्य बनाए गए हैं, जो कि इतने बड़े देश में स्वाभाविक हैं। किंतु भारत का जो संघात्मक स्वरूप है वह अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए है, जिसका जो संवैधानिक आधार है वह भी सुदृढ़ है। तीसरा जो संघात्मक राज्य है वह है केंद्रीकृत संघात्मक राज्य, सेंट्रलाइज्ड फेडरल स्टेट्स। इस श्रेणी में जो राज्य आते हैं वे संघात्मक राज्य हैं जहां केंद्रीय शक्ति की प्रधानता होते हुए भी संघीय स्वरूप लिए हुए हैं, जैसे कि रशिया, पूर्व सोवियत संघ और यूगोस्लाविया। इसके उत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं। पूर्व सोवियत संघ जो कि एक विशाल विविधता से युक्त राज्य था, जहां साम्यवादी क्रांति के पश्चात केंद्रीय शक्ति की प्रधानता होते हुए भी इसे प्रधानता के साथ ही विभिन्न प्रांतों को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया। पूर्व सोवियत संघ के 15 प्रांतों में बांटा गया था, 15 रिपब्लिक में बांटा गया था, जो कि बृहद सांस्कृतिक समूहों के आधार पर थे, जिनका स्तर समान था, किंतु जो मूल शक्ति का स्रोत केंद्र था वह मॉस्को ही रहा। 15 बृहद भागों को पुनः अनेक स्वायत्त उप विभागों में विभाजित किया गया, जिन्हें ऑटोनॉमस ओब्लास्ट अर्थात AO कहा गया। देश की सुरक्षा, नीति निर्धारण, विकास योजनाएं तथा सभी निर्देश जो थे वह केंद्रीय सत्ता में ही निहित थे। यूगोस्लाविया में यदि देखा जाए तो पूर्व यूगोस्लाविया में 1919 तक एकात्मक शासन रहा, जो कि बाद में असफल साबित हुआ। फलस्वरूप 1939 में संघीय स्वरूप को अपनाया गया, जिसमें सभी जितने भी संघ थे, जितने भी समूह थे, उन सबको प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथा विभिन्न प्रांतों का गठन भी किया गया। किंतु यहाँ भी शक्ति का जो मुख्य केंद्र था वह साम्यवादी सरकार के द्वारा ही नियंत्रित था। चौथा जो राज्य है संघात्मक राज्य वह है आरोपित संघात्मक राज्य, इम्पोज्ड फेडरल स्टेट्स। आरोपित संघात्मक राज्य ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पर संघात्मक स्वरूप जो है वो वहाँ के जो निवासी हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध या उनसे पूछे बिना ही आरोपित कर दिया जाता है, उन पर थोप दिया जाता है। इसमें अल्पमत के जो शक्तिशाली होने के कारण वे शेष जो बहुमत वाली जनता है उन पर अपनी इच्छा का आरोपण करते हैं। इस प्रकार के जो राज्य होते हैं वे अधिक समय तक अर्थात दीर्घजीवी नहीं होते, अर्थात अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकते लंबे समय तक, जैसे कि माली संघ जो कि मध्य अफ्रीकी संघ है, मध्य अफ्रीकी संघ, वेस्ट इंडीज संघ, पाकिस्तान आदि। इस प्रकार का जो स्वरूप है वह पूर्व औपनिवेशिक जो शक्तियाँ थी उनके द्वारा आरोपित माना जाता है, किया जाता रहा है। मध्य अफ्रीकी संघ 1 दशक तक के पश्चात समाप्त हो गया। पाकिस्तान को भी यदि देखा जाए, पूर्वी पाकिस्तान, जिसमें कि जो पूर्वी भाग जो था वो बांग्लादेश के रूप में वर्तमान में स्थापित हुआ है, अर्थात 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, क्योंकि वहाँ पर भी जो स्वरूप था संघीय स्वरूप वह आरोपित था, अतः बांग्लादेश अलग हुआ। तात्पर्य यह है कि जो संघात्मक स्वरूप है जब आरोपित होता है तो उसकी सफलता पर संदेह होता है, अर्थात जब कभी भी संघात्मक राज्यों को जबरदस्ती थोपा जाता है, जनता की इच्छा के विरुद्ध आरोपित किया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस संघात्मक राज्य के दीर्घजीवी होने की जो संभावना है उस पर संदेह ही रहता है, अर्थात ये राज्य, इस तरह के आरोपित जो संघात्मक राज्य है वे अधिक समय तक दीर्घजीवी नहीं रहते हैं। यदि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्धारण होता है तो अवश्य ही सफल होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे जो संघवाद है उसका भौगोलिक पक्ष क्या है, अर्थात ज्योग्राफिकल जो एस्पेक्ट्स हैं फेडरलिज्म के वो क्या हैं। इस प्रकार यदि हम संघवाद के भौगोलिक पक्ष पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि जो संघीय राज्य होते हैं वह एकात्मक या अन्य प्रकार के जो राज्य होते हैं उनसे कई गुना अधिक भौगोलिक होते हैं, जिनका कारण क्या है, जैसे कि KW रॉबिन्सन ने लिखा है कि अ फेडरेशन इज द मोस्ट ज्योग्राफिकली एक्सप्रेसिव
of all political systems. It is based on the existence of regional differences and recognize the claims of the component areas to perpetuate their individual characters. Federation does not create unity out of diversity. Rather, it enables the two states to coexist. ये जो विचार हैं रॉबिन्सन ने वह ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कहे थे, किंतु वर्तमान में जो भी संघात्मक राज्य हैं उन सब के लिए ये विचार सही साबित होते हैं। जैसे कि लास्ट लाइन पर यदि हम गौर करें कि जो फेडरलिज्म डज नॉट क्रिएट यूनिटी आउट ऑफ डाइवर्सिटी, संघवाद है वह जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी क्रिएट नहीं करता है, अपितु जो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जो दो अलग अलग इकाइयाँ हैं, उनको को एग्जिस्ट अर्थात एक साथ एग्जिस्ट करने की योग्य बनाता है। इस तरह से जो संघात्मक राज्य के जो भौगोलिक होने के जो कारण हैं वह इस तरह से हैं। पहला जो कारण है वह है राज्यों में विविधताओं का पाया जाना, अर्थात जो विविधता है वह एक भौगोलिक नियम है, अर्थात किसी भी क्षेत्र में एक रूपता नहीं पाई जाती है, वहाँ कई तरह की अलग अलग भौगोलिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। इन विविधताओं को हम नकार नहीं सकते हैं, अतः इनमें सामंजस्य स्थापित करना ही होता है। दूसरा जो संघात्मक जो राज्य हैं उनका संघवाद का जो भौगोलिक कारण है वह है भौगोलिक विविधताओं में संघ एकता स्थापित करता है, उन्हें एक पटल पर लाता है, मिलाता है, उन्हें साथ साथ रहकर सह अस्तित्व में रहना सिखाता है। यानी कि जो संघ हैं वह क्या करता है, जो भौगोलिक विविधताएं हैं उन विविधताओं में एकता को स्थापित करता है, उन्हें एक पटल पर लाता है और उनको एक साथ अस्तित्व में रहने को सिखाता है, रहना सिखाता है। तीसरा जो इसका कारण है, भौगोलिक कारण, वह है कि इसके माध्यम से जो सोशल सॉलिडरिटी अर्थात जो सामाजिक एकत्व की भावना होती है वह संघवाद के द्वारा उत्पन्न होती हैं, जागृत होती हैं। जैसे कि विभिन्न भाषा, धर्म, जाति के लोग अलग अलग होते हुए भी संघ से संबंधित होते हैं। अन्य जो इसका भौगोलिक कारण है वह है इसमें जो प्रशासन होता है वह दोहरा होता है, एक राज्य में होता है और दूसरा केंद्र को। राज्य एवं केंद्र को क्षेत्रीय विकास की, इससे दोहरा प्रशासन होने का फायदा ये होता है कि जो राज्य एवं केंद्र हैं दोनों को ही क्षेत्रीय विकास की गति मिलती है। पांचवा कारण है राज्य एवं केंद्र मिलकर के आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा एक इकाई का दूसरी के साथ अंतर संबंध स्थापित होता है। अतः देश के विभिन्न भागों की आवश्यकता के अनुसार देश में ही पूर्ण होने की आशा संघवाद में रहती है। छठा जो प्रमुख कारण है वह यह है कि महत्वपूर्ण विषय जैसे कि संचार है, विदेशी संबंध है, व्यापार है, विदेश नीति है, सुरक्षा है आदि जो हैं वह क्षेत्र केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। अतः केंद्र के अधिकार में होने के कारण सुरक्षा, संचार, विदेश नीति आदि केंद्र की परिधि में आने के कारण जो राज्य होते हैं वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और अपना संपूर्ण ध्यान विकास की ओर लगाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि मूल रूप से जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें विविधता में एकता की भावना होती है और उन पर जिहाद आरोपित न होकर के आपसी सहयोग से होती है। अधिकांशतः आरोपित न होकर के संघवाद जो है वह आपसी सहयोग पर आधारित होता है। जहाँ पर यह आरोपित होती है, जैसा कि हमने पूर्व में ही चर्चा करी, वहाँ पर संघ जो है वह लंबे समय तक न तो स्थिर रह सकता है अर्थात अस्थिर हो जाता है, अपितु समाप्त भी हो जाता है। अनेक देशों का जो भौगोलिक विस्तार है उन्हें भी संघवाद प्रेरित करता है। इस तरह से संघ के जो विभिन्न भागों में विविधताओं का होना, ब्लीज ने कहा है कि जो विविधता है वह संघवाद की एक प्रमुख विशेषता है, स्वाभाविकता है। अनेक प्रश्न जैसे कि आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, भाषाई और जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं वो कभी कभी गतिरोध उत्पन्न करती हैं। संघात्मक जो शासन है वह मात्र राजनीतिक एकता का ही प्रयास नहीं करता, अपितु जो जितनी भी विविधताएं हैं, जो भी क्षेत्र हैं उनको उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनकी जो अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं हैं उनको भी पूर्ण सम्मान देता है।
जैसे यदा कदा क्षेत्रीयता को लेकर या राजनीतिक उद्देश्यों से जो नए राज्यों की मांग उठती रहती है, आवश्यकता होने पर नए राज्य बनाए भी जाते हैं। जैसे कि भारत में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्वी भागों में प्रांतों का बनाया जाना इसी संघवाद का, आपसी सहयोग समझौते पर आधारित संघवाद का ही उदाहरण है। वर्तमान में भी अन्य कुछ राज्यों में इस तरह की मांग उठती रहती हैं। भारत ही नहीं अपितु अन्य जो देश हैं वहाँ पर भी इसी तरह की क्षेत्रीय विविधता होने के कारण क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न होती रहती है। और जो साम्यवादी संघ पूर्व सोवियत संघ है वह तो इस कारण से अनेक प्रांतों में विभाजित भी हो गया वर्तमान में। इसलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि जो संघात्मक राज्य हैं वह निस्संदेह रूप से एकात्मक राज्यों की तुलना में अधिक भौगोलिक होते हैं, यद्यपि उनकी सफलता का मानदंड सुनिश्चित नहीं होता है। इस तरह से संघात्मक राज्य और एकात्मक राज्य पर जो हमारी चर्चा होती है वह आज कंप्लीट होती है। धन्यवाद।